अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा पर्सपेक्टिव का टॉपिक होगा वो होगा हमारा हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। हम ऑलरेडी जो है हमारा वैदिक पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं, जैनिज़्म बुद्धिज़्म भी कंप्लीट कर चुके हैं। देन उसके बाद हमारा आएगा मिडिवल पीरियड, जहाँ पर हमने मुस्लिम दौर हुकूमत में जो भी तालीम का निज़ाम इंडिया में हमारे राइज था वो देख चुके हैं भाई। तो अब जो हमारा मुस्लिम पीरियड है, लास्ट जो आए थे वो मुग़ल्स थे, जो कि हमारे लास्ट मुसलमान होंगे जो कि उन्होंने बादशाहत की थी हमारे, और ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, ओके ना। उसके बाद जो है मुग़ल्स के पीरियड में ही क्या है, जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे इंडिया को आना शुरू हो गए, ठीक है ना। वो एक कहानी है पूरी, इंशाल्लाह हम थोड़ी बहुत उसका इंट्रो देखते हुए हमारे पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, ओके ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे, हमारे कहाँ किस तरह से जो ब्रिटिशर्स है या फिर किस तरह से जो यूरोपीय कंट्रीज़ के लोग हैं हमारे इंडिया में दाखिल हुए हैं, ओके ना। तो आज हम कुछ कमीशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह चलें आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हेन वाज द पुर्तगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, यानी कि पुर्तगाली सियाह वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान का बहरी रास्ता कब दरियाफ्त किया? ए 1600 में, बी 1498 में, सी 1502 में, या फिर डी 1781 में। अगर हम देखेंगे यूरोपीय ममालिक की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो इंडिया में आए थे वो कौन से ममालिक के लोग थे? तो वो पुर्तगीज़ थे, ठीक है। पुर्तगाली लोग जो है सबसे पहले इंडिया को आए थे। वो क्या है भाई, वो जो है हम आप यहाँ पर हमारे इंडिया में गर्ज की नीयत से आए थे। उनको जो है भाई स्पाइस ट्रेड्स पर मोनोपोली करना था, विच मीन्स के वो जिस भी कंट्रीज से स्पाइस को लिया करते थे, ठीक है ना, वहाँ पर जो है अरब्स और तुर्किश लोगों का, मुस्लिम्स का जो है कब्ज़ा हो गया था, ठीक है ना। वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया था, वहाँ पर मुस्लिम्स का कब्ज़ा हो गया था। अब उनको चाहिए था स्पाइसेस, क्योंकि वहाँ की जो कुजिन्स होती है वहाँ पे हमारे इंडियन स्पाइसेस जैसा कि ब्लैक पेपर है, चिलीज़ है, वहाँ पे बहुत डिमांड होती है उसकी। तो उस गर्ज से क्या है भाई, पुर्तगाली जो थे हमारे इंडिया की तलाश में निकले थे, ओके ना। तो उन्होंने जो है भाई इंडिया की तलाश की, एक बहरी रूट को उन्होंने ईजाद किया। पहले आने वाले हमारे वास्को डी गामा, तो उन्होंने किस साल इसको दरियाफ्त किया या फिर किस साल वो हमारे इंडिया पहुंचे थे, हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1498, ठीक है ना। जो पुर्तगाली सियाह है वास्को डी गामा, उन्होंने हिंदुस्तानी जो समंदरी रास्ता है कब दरियाफ्त किया? तो हम 1498 में इन्होंने, कब? वो भी मई 20 को जो है भाई दरियाफ्त किया है। इम्पॉर्टेंट है ये। कहाँ से होते हुए भाई? तो ये कोप ऑफ गुड होप जो है एक तरह का आइलैंड है, वहाँ से होते हुए इन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया। और मई 1498 को इन्होंने कहाँ पर? इंडिया में कालीकट के मुकाम पर जो है भाई पहला अपना कदम रखा, जहाँ पर जो है जमूरीन जो एक तरह का वहाँ पे हिंदू राजा था, उसकी हुकूमत थी। तो हमको हिस्ट्री में जाना है नहीं, हमको बस थोड़ा बहुत इंट्रो देखते हुए चलना है हिस्ट्री का, किस तरह यहाँ पे जो है यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या कहेंगे हम लोग, आना शुरू हो गया हमारे इंडिया में। उसके बाद किस तरह से वो पूरे इंडिया को क्या है भाई अपनी कॉलोनी के तौर पर बना लेते हैं, ओके ना। तो याद रहे भाई कब आया था ये? मई 1498 को जो है वास्को डी गामा इंडिया को आया था। उसने पहला सी रूट जो है ईजाद किया था, इम्पॉर्टेंट है, ओके ना। यहाँ आने के बाद क्या है भाई, बहुत सारे आए, पुर्तगालीज आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, डच लोग आए, ठीक है ना। ये तमाम लोग आए, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गलबा किसका रहा? तो ब्रिटिशर्स का रहा। इन्होंने जो है भाई 1600 ईस्वी में, आप लोग सुने होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, इन्होंने यहाँ पे क्या क्या कायम किया। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा, द इंग्लिश मैन हु इस्टैब्लिश्ड द कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसे को कायम करने वाला अंग्रेज़ कौन है? ए वारन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड मैक्यूले, सी जोनाथन डंकन, या फिर डी लॉर्ड वेलेस्ली। चले बताइए। अब चलो भाई, इंडिया को जो है ब्रिटिशर्स या फिर कोई भी यूरोपियन कह लो, वो लोग आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद क्या है भाई, वो ना सिर्फ हमारे ट्रेडिंग के, हमारे मार्केट के ऊपर आए, बल्कि पूरा की पूरा हमारे हिंदुस्तान को उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया उस वक्त, ओके ना। उनके पास पावर्स थे बहुत ज़्यादा, उस बेस पे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अपने पावर में अंडर कंट्रोल कर लिया। एक कॉलोनियल रूल जो है यहाँ पे उनका चलता रहा। तो उस बीच क्या है, इन्होंने अपने जो मगरिबी क्या कहेंगे हम लोग तालीम है उसको यहाँ पे हिंदुस्तान में राइज करने की कोशिश की। उस ज़माने में इन्होंने कई सारे मदरसे, यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया, ठीक है ना। तो एक पहला इंग्लिश मैन है भाई जिन्होंने कलकत्ता मदरसा शुरू किया था। हम बताना है कि वो कौन है भाई। ये हमारे अंग्रेज़ थे जिन्होंने क्या है भाई कलकत्ता के मुकाम पर कलकत्ता मदरसा एक शुरू किया था। वो करने वाले कौन है? ये जो कलकत्ता मदरसा था भाई, ये मुस्लिम क़ानून और मज़हब की तालीम दिया करता था उस वक्त,
तो इस कब शुरू किया है और किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू करने वाले हमारे ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो मदरसा था इंडिया में जो अंग्रेज़ों के ज़रिए बनाया गया था वो था हमारा वॉरेन हेस्टिंग की तरफ से 1781 ईस्वी में, ठीक है ना। 1781 में जो है इन्होंने कलकत्ता मदरसा जो है क़ायम किया था, जिसमें मुस्लिम क़ानून और मज़हब की जो है तालीम दी जाती थी। बाद में जो कलकत्ता मदरसा है वो आलिया यूनिवर्सिटी के तौर पर क्या है भाई, बाद में फेमस हुआ, ओके ना। अगर हम देखेंगे भाई जोनाथन डंकन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो है भाई इन्होंने 1792 ईस्वी में जो है भाई वाराणसी में संस्कृत कॉलेज कायम किया था। इंपॉर्टेंट है, कौन? जोनाथन डंकन। इन्होंने भाई 1792 में हमारे वाराणसी में संस्कृत कॉलेज को क्या है भाई कायम किया था। अगर हम लोग लॉर्ड वेलेस्ले की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इन्होंने 1800 ईस्वी में क्या किया, सिविल सर्वेंट जो बनाए थे, इन्होंने सिविल सर्विसेज इंडिया में कौन शुरू किए? लॉर्ड वेलेस्ले शुरू किए। तो सिविल सर्वेंट के लिए इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को ही बनाया था। किसने? हमारे लॉर्ड वेलेस्ले ने। इंपॉर्टेंट है, 1800 में इन्होंने क्या किया भाई, सिविल सर्वेंट की तरबियत के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम किया। किसने? हमारे लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये तीन भी इंपॉर्टेंट है भाई। वारेन हेस्टिंग ने क्या है भाई, कलकत्ता मदरसा कायम किया। जोनाथन डंकन ने जो हमारे संस्कृत कॉलेज को कायम किया वाराणसी में, और लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम किया। चले आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा, किस एक्ट के जरिए ये हिदायत दी गई कि हर साल तालीम पर 1 लाख रुपये खर्च किया जाए? थ्रू विच एक्ट इट वॉज डायरेक्टेड दैट 1 लाख रुपये शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन एवरी ईयर? ए चार्टर एक्ट 1793, बी चार्टर एक्ट 1833, सी चार्टर एक्ट 1813 और डी चार्टर एक्ट 1853। चले बताइए, बताने की कोशिश करिए। ये जो क्वेश्चन है हमारे ग्रुप 1 का क्वेश्चन है। ग्रुप 1 में जो है आई थिंक ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 4 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे तालीम के लिए 1 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए मख्तस करने वाला जो एक्ट था वो कौन सा था। चले बताइए। सबसे पहली मर्तबा हमारे इंडिया के लोगों के लिए भाई एक ऐसा एक्ट आया जहाँ पर बात की गई कि एटलीस्ट हमारे इंडिया के लोगों पर या फिर इंडिया की तालीम पर जो है हर साल 1 लाख रुपये खर्च करना जो है इन्होंने मैंडेटरी करार दिया था। तो वो कौन सा एक्ट है हमको बताना है। चले बताने की कोशिश करिए कौन सा एक्ट होगा वो 1793 का चार्टर एक्ट है या फिर 1833 का है या फिर 1813 का है या फिर 1853 का है? कौन सा चार्टर एक्ट जो है हमारे हिंदुस्तान में 1 लाख मतलब हिंदुस्तान की तालीमी निज़ाम पर या फिर हिंदुस्तान में तालीम के ऊपर जो है 1 लाख रुपये खर्च करने की बात करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1813। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हिंदुस्तान में जो है भाई 1793 यानी कि 1793 से लेकर 1813 तक जो है भाई कई सारे कंपनियों ने क्या किया, यहाँ पे जो उनकी क्रिश्चियन मिशनरीज़ है भाई, मजहबी तालीम को इजाज़त नहीं थी उस वक्त, ठीक है ना। इस तरह क्या किया भाई, ईसाई के बढ़ते हुए आवाज़ के सबब जो है चार्टर एक्ट 1813 जो है भाई उसमें इन्होंने एक सेक्शन के ज़रिए ये बात की गई कि हिंदुस्तान में तालीमी निज़ाम शुरू हुआ है और इस एक्ट में गवर्नर जनरल को ये हिदायत दी गई है कि वो हर साल तालीम पर 1 लाख रुपये खर्च करेंगे। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे बोला गया ये? चार्टर एक्ट 1813 में बोला गया, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट है। इस तरह क्या हुआ भाई, 1818 से लेकर 1857 तक बरतानवी हुकूमत ने कई तालीमी इदारे क़ायम किए, नई तालीमी पॉलिसियाँ यहाँ पर लेकर आए और इस तरह जो है हमारा अंग्रेज़ी तालीमी निज़ाम शुरू हो चुका। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझ में आ गया? चार्टर एक्ट इम्पॉर्टेंट है 1813, जो कि हमको ये कहता है भाई गवर्नर जनरल को ये हिदायत दी जाती है इस एक्ट के अंदर के हमारे हिंदुस्तानी तालीम पर एटलीस्ट 1 लाख रुपये तो हर साल खर्च करने चाहिए। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर क्वेश्चन हमारे 4 की तरफ। ये रहा, किनकी सरपरस्ती में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज कायम किया गया? हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश इन कलकत्ता अंडर हुज पैट्रोनेज? ए दयानंद सरस्वती, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी राजा राम मोहन रॉय? चले बताने की कोशिश करिए। देखिए हिस्ट्री तो बहुत सारी है, अगर हम लोग दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होते तो हमको हिस्ट्री जो है भाई लाइन टू लाइन जो है बुक्स पे बुक्स भरे पड़े हैं पढ़ने के लिए। अगर हम हिस्ट्री में जाना नहीं है हमको हमारे TRT के लिए सिर्फ हमारे एजुकेशन पर्सपेक्टिव देखना है कि किस दौर में हमारे एजुकेशन के लिए क्या किया गया, कौन से क्या कहीं कमिटीज़ कायम किए गए, ठीक है ना। तो उस लिहाज से हम जा रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ हमको वही पढ़ना है जो हमारे टीचिंग प्रोफेशन या फिर हमारे एजुकेशन से रिलेटेड होगा। ओके, तो हिंदुस्तान में जो है भाई कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज जो है भाई कायम किया गया था, तो वो किसकी सरपरस्ती में तैयार किया गया था, फिर कायम किया गया था, वो बताना है हमको, ठीक है ना। ये अर्लीस्ट टाइम की बात की जा रही है भाई। जो आजकल हमारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आज कायम होने वाले नहीं है, वो जो जितने भी हुए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन पूरे ब्रिटिश पीरियड में ही जो है कायम हुए थे। उसके बाद जो है भाई वो तरक्की याफ्ता होकर आज हमारे पास
यहाँ पर जाने जाते हैं मुख्तलिफ नामों के साथ। ओके ना, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन रॉय। नाम तो सुने ही होंगे आप राजा राम मोहन रॉय का भाई। तो ये जो हमारा 1813 जो एक्ट आया था भाई, चार्टर एक्ट 1813 आया था ना, इसी एक्ट के तहत जो है 1817 ईस्वी में 17 ईस्वी में, ठीक है ना, 1817 ईस्वी में जो हमारे राजा राम मोहन रॉय है भाई, उनके सरपरस्ती में क्या किया गया, कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज कायम किया गया। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर किया गया, कलकत्ता में। किस नाम से किया गया, हिंदू कॉलेज के नाम से। कब बनाया गया, तो 1817 में। कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया, तो चार्टर एक्ट 1813। किसके सरपरस्ती में बनाया गया, तो राजा राम मोहन रॉय की सरपरस्ती में जो है बनाया गया। उसके बाद भाई इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इतना याद रख लीजिए, इसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया है इतना। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। चले आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट याद रखिए, हिंदू कॉलेज 1817 में किस एक्ट के थ्रू, तो चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू। कहाँ पर बनाया गया, कलकत्ता में बनाया गया, हिंदू कॉलेज नाम से बनाया गया, राजा राम मोहन राय की सरपरस्ती में इसको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, किसको पब्लिक इंटरसेक्शनल कमेटी का चेयरपर्सन मुंतखब किया जाता है। हु इज़ इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी। ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड मैक्यूले, सी लॉर्ड वेलेस्ले, या फिर डी लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन में किस चीज़ की बात की जा रही है, पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी। पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी जो है भाई, एक कमेटी है जो कि बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, हम उसके आंसर के बाद देखेंगे इसको। तो ये जो कमेटी है, वो उस कमेटी का चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन किसको बनाया गया था, बताना है हमको। क्या उसका चेयरमैन हमको विलियम बेंटिक को बनाया गया है, क्या उसका चेयरमैन लॉर्ड मैकेली को बनाया गया था, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली को बनाया गया था, फिर लॉर्ड हार्डिंग को बनाया गया था। चलें बताने की कोशिश करिए कि जो हमारा पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी है उसको किसने बनाया है। इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। अब हुआ क्या था भाई, जो चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई है ना, उसमें ये मेंशन नहीं किया गया था कि ये जो 1 लाख रुपए है वो किसके ऊपर खर्च किए जाएं। वो हमारी मशरक़ी तालीम पर खर्च किए जाए या फिर वो मगरिबी तालीम पर खर्च किए जाएं। ये भाई कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं थी। इस तरह जो है भाई ये जंग छिड़ गई एंग्लिस्ट और हमारे ओरिएंटलिस्ट में, ठीक है ना। यानी कि मशरक़ी तहज़ीब को मानने वाले, मशरक़ी अदब को मानने वाले और मगरिबी मज़हब को मानने वाले, फिर अदब को मानने वाले। तो वहाँ पर क्या किया गया, 20 साल तक इस तरह जंग छिड़ी रही। उसके बाद क्या है भाई, हमारे गवर्नर जनरल, कौन भाई, लॉर्ड मैक्यूले। लॉर्ड मैक्यूले को गवर्नर जनरल बनाकर क्या किया गया, 1823 ईस्वी में कलकत्ता में एक कमेटी की तश्कील की गई। उसको हम लोग पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई गई 1823 में, इसका चेयरपर्सन बनाया गया हमारे लॉर्ड मैक्यूले को, ठीक है ना। और इसमें 10 यूरोपीय मेंबर्स थे और ज़्यादातर लोग जो है भाई इसमें ओरिएंटलिस्ट के हक़ में थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओरिएंटलिस्ट यानी कि हमारा मशरक़ी अदब। इसके बाद क्या किया भाई, मस्जिद 12 साल तक ये मसला फिर ऐसे ही चलता रहा, कोई इसमें चेंजेस नहीं आए। उसके बाद जो हमारा लॉर्ड मैक्यूले है उसने क्या किया भाई, 1834 में, ठीक है ना, जॉर्ज मैकेले जो है भाई बहैसियत क़ानूनी सलाहकार जो है हिंदुस्तान आता है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, हमारा लॉर्ड मैक्यूले है वो आता है हमारे 1834 में क़ानूनी सलाहकार की हैसियत से हिंदुस्तान आया। और इस वक्त जो क्या कहेंगे हम लोग, गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। इस तरह जो है इसको चेयरपर्सन बनाया गया था हमारे पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का। चले ना आगे बढ़ेंगे हम लोग, इतना क्लियर है आप लोगों को। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। 1833 के चार्टर एक्ट में शाये होने वाले अहकामात कौन से हैं। व्हाट आर दी ऑर्डर्स पब्लिश्ड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट 1813 तो कंप्लीट हो गया भाई। उसके बाद आया नया एक्ट, चार्टर एक्ट 1833। अब उसमें कुछ चीज़ें पब्लिश की गई, तो उनमें से क्या है बताइए। मिशनरीज ऑफ एवरी कंट्री अलाउड टू प्रीच, यानी कि हर ममालिक के मिशनरी को जो है तबलीग करने की इजाज़त दी गई है इस एक्ट के थ्रू। देन द अमाउंट वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख, यानी कि जो 1 लाख खर्च करने की बात की गई थी उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। उसके बाद द गवर्नर ऑफ बंगाल विल हैव द हाईएस्ट पोजीशन। उसके अलावा जो हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल होगा, यानी कि बंगाल में जो गवर्नर जो हुकूमत होगी वो उसकी सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पोजीशन रहेगी वो उसी की रहेगी। चले बताइए इनमें से, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, या तमाम जो है हमारे 1833 एक्ट के अंडर आते हैं।
चलें बताने की कोशिश करिए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है ना। जैसे ही हमारा लॉर्ड मैक्यूले आता है और हमारे लॉर्ड मैक्यूले को जो भाई इन्होंने पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का जो है क्या कहेंगे चेयरपर्सन बना दिया, उसके बाद जो है भाई हर साल जो है हर 10 साल में अगर हम देखेंगे तो हर 20 साल में क्या होता था, 10 साल और 20 साल में वो जो हमारी चार्टर एक्ट था उसको हम लोग मॉडिफाई करते थे। तो 1813 तो हो चुका था भाई, ठीक है ना। उसके बाद 1823 में क्या हुई, पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी बन गई। उसके बाद 1834 की बारी आई या फिर 1833 की बारी आई, तो वहाँ पर क्या था भाई, एक 1833 एक्ट में कुछ चीज़ों को शाये कर दिया गया। चेंजेस क्या लेके आए, हर ममालिक के मिशनरी को तब्लीग करने की इजाज़त है। यहाँ पर जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा वो आला मुकाम हासिल कर लेगा, और 1 लाख से क्या होगा भाई 10 लाख जो है तालीमी बजट कर दिया गया। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तमाम जो है हमारे चार्टर एक्ट 1833 के अंडर आते हैं, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ओके ना। इसके बाद क्या किया गया, 4 मेंबर की काउंसिल में 5वें मेंबर को लाम मेंबर के हैसियत से शामिल कर दिया गया। ये भी हमारे चार्टर एक्ट 1833 की अंदर शाये अहकामात में से है, इंपॉर्टेंट है भाई। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। ऑड एंड आउट का क्वेश्चन पूछ सकता, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता, करेक्ट आंसर पहचानो या फिर रॉन्ग आंसर पहचानो, किस तरह के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके ना। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट गवर्नर जनरल के सामने कब पेश की। लॉर्ड मैकाले प्रेजेंटेड हीज रिपोर्ट टू द गवर्नर जनरल। ए 2 फरवरी 1835 को, बी 10 जून 1834 को, सी 7 मार्च 1835 को, या फिर डी 5 जून 1834 को। चलें बताइए। अब जैसा ही ये आ गया भाई, इनको चेयरपर्सन बना दिया गया था हमारे पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का। उसके बाद क्या किया गया, हमारे जो चार्टर एक्ट है 10 साल की मुदत कंप्लीट होगी उसकी, तो उसको चेंज किया गया, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाए गए, और हमारा क्या किया गया 1833 का एक्ट आ गया। अब हमारा चार्टर एक्ट, वो चार्टर एक्ट आ गया। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे उसको चेयरपर्सन बनाने के बाद मैकाले को उसको अपनी रिपोर्ट शाये करनी थी, या फिर गवर्नर जनरल जो था उसके सामने अपनी रिपोर्ट को पेश करनी थी। किसको, मैकाले को, जो उस वक्त जो था भाई चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रहा था, ओके ना, समझ में आ गया। तो इसने जो अपनी रिपोर्ट है भाई, जितना भी उन्होंने रिसर्च करना था, सर्वे करना था, जो कुछ भी चीज़ें उसने करनी थी वो तमाम चीज़ें उसने कर डाली। उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो उसने अपनी रिपोर्ट पेश की ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी 1835, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 1835 में जो है भाई मैकाले ने क्या किया था, अपनी रिपोर्ट पेश की। और अपनी इस रिपोर्ट में इसने क्या किया भाई, इसने ये बात जो हमारे 1813 में जो सेक्शन अंडर सेक्शन 43 में जो बताया गया था कि 1 लाख रुपये भाई किसके ऊपर खर्च करना है, तो उस यहाँ पे आके इसने ये तस्दीक की भाई। क्या तस्दीक की, जो हमारे जो 1813 में जो एक्ट आया हमारा, उसके जो सेक्शन 43 में बताया गया था कि अदब का मतलब क्या है, तो इसने बताया कि अदब और तरबियत याफ्ता मुकामी की वजाहत ने इस मसले को इसने पेश किया। किस तरह पेश किया इसने बताया कि वहाँ पे अदब का मतलब जो है हिंदुस्तानी अदब के साथ साथ मगरिबी अदब की बात की गई। अब यहाँ पे इसने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन को ऐड कर दिया। वहाँ पर जो है वो सेक्शन में सिर्फ अदब की बात की गई थी, कौन से अदब क्लियर नहीं था। यहाँ आकर इसने क्या बात कर दी भाई कि अदब का मतलब हिंदुस्तानी अदब के साथ साथ मगरिबी अदब भी होगा, और कंपनी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो 10 लाख की रकम जो है अपनी मर्ज़ी से किसी भी क्या कहेंगे हम लोग, किसी पर भी खर्च कर सकती है, ओके ना। यहाँ पे ये भी इसने बता दिया भाई कि वो जो 10 लाख रुपए है भाई, कंपनी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि वो 10 लाख की रकम अपनी मर्ज़ी से किसी पर भी खर्च कर सकती है, ओके। ये था हमारे लॉर्ड मैकाले का पेश किया गया एक्ट। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, व्हाट इज़ कॉल्ड this theory of providing higher education only for the upper classes to prepare such people who will educate others। यानी कि सिर्फ आला तबक़ात के लिए आला तालीम का इंतज़ाम करके ऐसे अफराद तैयार करना जो दूसरों की तालीम दे सके, इस नज़रिए को क्या कहा जाता है भाई। क्या इस नज़रिए को हम लोग बेसिक एजुकेशन के नाम से जानते हैं, क्या उसको हम लोग मैकाले मिनट थियरी के नाम से जानते हैं, क्या उसको हम लोग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी के नाम से जानते हैं, या फिर डी द थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। चले बताइए। अब जो हमारा लॉर्ड मैकाले आ गए, अब उसने अपनी मन मर्जी से क्या है भाई चीज़ों की वजाहत करना शुरू कर दी। अदब को उसने क्या कहा, मशरिकी अदब के साथ साथ क्या कहेंगे मगरिबी अदब को भी शामिल कर दिया। और तरबियत याफ्ता मुकामी लोगों के बारे में अगर उसने कहा तो हिंदुस्तानी ज़ुबान और अंग्रेज़ी ज़ुबान के स्कॉलर्स की बात कर दी इसने, ठीक है ना। इसने आने के बाद बहुत सारे चेंजेस किए भाई। इसने आने के बाद ये कहा कि हिंदुस्तान का सारा अदब जो है भाई यूरोप की एक लाइब्रेरी के शेल्फ में के बराबर है। उसका मानना ये था, मतलब हिंदुस्तान के लिए ख़िलाफ़ था बहुत ज़्यादा ये,
ठीक है। इसने क्या कहा भाई, ज़रिया तालीम जो होगी अंग्रेज़ी ही होगी, क्योंकि अरबी और फ़ारसी हिंदुस्तानी ज़ुबानें उतनी काबिल नहीं है कि वो आला तालीम उसमें हासिल कर सके। इस तरह की इसने बात की। इसके अलावा इसने एक और थ्योरी दी, जहाँ पर इसने क्या बात की, इसने बात की कि सिर्फ आला तबक़ात के लिए ही आला तालीम का इंतज़ाम करके ऐसे अफराद तैयार करना जो दूसरों को तालीम दे सके। इसको इन्होंने डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी का नाम दिया, ठीक है ना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है ये। इसका ये मानना था कि हम क्या करेंगे भाई, गिने चुने आला तबके के जो लोग होंगे भाई उसको हम लोग तैयार करेंगे। वो हम तैयार करने के बाद क्या करेगा भाई, वो लोग क्या करेंगे, दूसरे लोगों को पढ़ाएंगे। यानी कि इन्हें क्या किया, यहाँ पे तबका वारियत को लेकर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे इसने क्या किया, तबका वारियत को लेकर आ गया। और यहाँ पे क्या किया गया, इसने एक इस तरह की थ्योरी पेश की गई जहाँ पर सिर्फ आला तबकात के लोगों को एजुकेशन देना चाहिए, आला एजुकेशन। वो क्या करेंगे, दूसरे मज़हब के लोगों को खुद पढ़ा लेंगे। इस तरह की बात जो है इसने की थी। अब इसने जैसे ही अपनी 2 फरवरी 1835 को जो रिपोर्ट सौंपी ना, उसके बाद जो हमारा गवर्नर जनरल था भाई, उसने क्या किया, 7 मार्च 1835 को बरतानवी हुकूमत की एक नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया, ठीक है ना। एक नई पॉलिसी का जो है ऐलान कर दिया इसने, हमारे क्या कहेंगे, मैक्यूले के कहने पर, सिफारिशात पर। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे इनमें से क्या मैकेले मिनट के असरात के तहत नहीं आता? विच ऑफ दिस डज नॉट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैकेले मिनट? ए, इंग्लिश वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है मुकाम दे दिया गया। बी, नॉलेज ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज वाज, इंग्लिश लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि आपको अंग्रेजी ज़ुबान की मालूमात इल्म रखना ज़रूरी है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है। इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि जो भी इंग्लिश स्कूल से भाई वो बहुत ही क्या करेंगे, बड़े पैमाने पर कायम किए गए। द गवर्नर अनाउंसेस द एजुकेशनल पॉलिसी फॉर टीचिंग इंग्लिश एंड ईस्टर्न साइंस, और जो गवर्नर है भाई उसने एक एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया जहाँ पर वो लोग इंग्लिश और साथ साथ हमारे मशरकी अदब को पढ़ाएंगे। चले बताइए इनमें से क्या गलत हो जाएगा हमारे मैकेले मिनट के असरात के सबब आने वालों में से। अब ये आ गया भाई, मैकेले मिनट आ गया। आने के बाद इसने कई सारे सिफारिशात जो है किए। उसके बाद हमारे विलियम बेंटिक जो थे भाई, उन्होंने बेंटिक रेजोल्यूशन पेश किया। अभी बताइए मैं आपको 7 मार्च 1835 को क्या है, इसने एक नई बरतानवी हुकूमत की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसको हम लोग बेंटिक रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं भाई। इसका मकसद क्या था, तमाम तालीमी फ़ंड्स को जो है भाई अंग्रेज़ी तालीम के ऊपर खर्च करना। ओके ना। इस ज़माने में क्या किया भाई, इसने कई सारी चीज़ों को बतलाया, लेकिन इसमें ये नहीं आता कि इंग्लिश के साथ साथ ईस्टर्न साइंस को नहीं पढ़ाना, यहाँ पे वेस्टर्न साइंस आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई। इन्होंने हमारे मशरकी अदब की, मशरकी साइंस की, हमारे मशरकी तालीम की कोई अहमियत उन्होंने दी नहीं उसको। वो सिर्फ अंग्रेज़ी हुकूमत मगरबी तालीम के ऊपर ही बहस करता था और बात करता था। तो तमाम ऊपर के सही हो जाएंगे भाई। इसने क्या किया, इसके आने पर या फिर इसके कहने की वजह से क्या है भाई, इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का टाइटल दे दिया गया। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी है, जो भी लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं उसको लैंग्वेज इंग्लिश का इल्म रखना ज़रूरी था। उसके अलावा भाई बड़े पैमाने पर इंग्लिश स्कूल्स कायम किए गए। और उसके अलावा उसने क्या बात की गई भाई, इसकी गवर्नर जो पॉलिसी है उसमें बताया गया कि हमको इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, साथ साथ ईस्टर्न साइंस नहीं बल्कि वेस्टर्न साइंस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। किसमें बात की गई, वेस्टर्न साइंस के शुरू करने की बात की गई, ना कि हमारे ईस्टर्न साइंस की। तो ये गलत हो जाएगा आखिरी हमारा, ओके ना। ये तमाम जो है मैकेले मिनट के आने पर उसके सिफारिशात के बाद जो है बेंटिक रेजोल्यूशन में बताए गए पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मैकेले मिनट के असरात के तहत आते हैं, ठीक है ना। उसके आने के बाद, उसके सिफारिशात के बाद ये असरात जो है देखने को आए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, वुड डिस्पैच कंपनी का ऐलान, कमेटी का ऐलान कब किया गया, कब की जगह कन आ गया वहाँ पे, ठीक है। द वुड डिस्पैच कमेटी वॉज अनाउंस्ड। यहाँ पे हमारे बेंटिक रेजोल्यूशन का या हमारे मैक्यूले का जो है कभी काम ख़त्म हो चुका है, ओके। उसके बाद हमारी नेक्स्ट पॉलिसी जो आएगी भाई वो आएगी वुड डिस्पैच कमेटी। तो हमारी वुड डिस्पैच कमेटी कौन से ईयर आई हमको बताना है। अगर हम टीआरटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत उन्हें डेट्स पूछ लेता, कौन सी कमेटी में कौन सा चेयरपर्सन कौन था, उसके अंदर कितने मेंबर्स थे, ओके ना, किस डेट पर वो फॉलो हुआ, जब वो कमेटी बनाई गई तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सिफारिशात वो कंपनी के ज़रिए, वो कमेटी के ज़रिए चेंजेस लाए गए हैं या किए गए हैं, वो बताना होता है। इतना तो हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमारे कोई भी क्या कहेंगे कमेटी के रिलेटेड, ओके। तो हमारा मैकेले मिनट ख़त्म हो, हमारा मैकेले मिनट जो है भाई मैकेले का जो दौर था वो ख़त्म हो गया।
उसके बाद एक नई कमेटी का ऐलान किया गया, उसका नाम था हमारा वुड डिस्पैच कमेटी। तो ये वुड डिस्पैच कमेटी जो है कब आई हमको बताना है, कौन से ईयर आई। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 19 जुलाई 1854। इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1854 को जो है भाई हमारी वुड डिस्पैच कमेटी का जो है ऐलान किया गया। अब ये कमेटी क्यों बनाई गई भाई, हमको पता ही है भाई, हर 20 साल में जो है भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चार्टर दिया जाता था। 1813 में आ गया भाई 1 लाख रुपए की बात कर लिया उन्हें आके। 1833 में आ गया चार्टर एक्ट, वहाँ पे 10 लाख रुपए की बात कर लिया। उसके बाद 20 साल कंप्लीट हो चुके थे। 1853 में क्या ये महसूस हुआ कि अब हमको एक जामा और मुस्तकिल तालीमी पॉलिसी की ज़रूरत है, ठीक है ना। इस मुकाम पर क्या किया गया, हिंदुस्तानी तालीम से मुताल्लिक़ इल्म रखने वाले माहिरीन, ठीक है ना, जैसा कि मार्शल, मैन, वॉल्सन, कैमरन, इनकी बैठक हुई भाई। कमेटी के मेंबरान को भाई एक राय हासिल करने के लिए अपनी रिपोर्ट को बरतानवी पार्लियामेंट में पेश करने के लिए कहा गया। ये लोग जो थे भाई हमारे क्या कहेंगे, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड इनको इल्म था। इस बहस मुबाहिसे के बाद क्या हुआ, एक पॉलिसी को जो है चार्टर एक्ट 1853 में शामिल कर लिया गया। इस वक्त जो कंपनी के क्या कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उनका नाम था चार्ल्स वुड। इंपॉर्टेंट है ये। 1853 में जब चार्टर एक्ट को चेंज करने की बात की गई तो उस वक्त जो है हमारे वुड जो थे चार्ल्स वुड, वो वहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। इस वजह से इस नाम क्या दिया गया, इसको वुड डिस्पैच कमीशन के नाम से उसको जाना जाता है 1854 का। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इनमें से क्या वुड डिस्पैच कमेटी की सिफारिशात में नहीं है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अमॉन्ग द रिकमेंडेशन ऑफ द वुड डिस्पैच कमेटी रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन रेजिंग इंडिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हिंदुस्तानियों के जो ज़िंदगी गुजारने के क्या कहेंगे स्टैंडर्ड है भाई, उसको बढ़ाना है, रहने के मियार को बढ़ाना है। बी टू प्रमोट वेस्टर्न साइंस एंड प्रमोट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी अमॉन्ग इंडियंस, यानी कि हिंदुस्तानियों क्या है भाई यहाँ पे हिंदुस्तानियों को क्या कहेंगे हम लोग जहनी सोच के मेयार को बढ़ाना है और साथ ही साथ हिंदुस्तानियों में मगरबी साइंस को फ़रोग देना है और मादी खुशहाली को फ़रोग देना है। ओके, उसके बाद प्रिपेयरिंग लेबर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि हिंदुस्तानियों को क्या करना भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मजदूर के तौर पर उनको तैयार करना। या फिर ऑल एजुकेशन फंड शुड बी स्पेंड ऑन इंग्लिश एजुकेशन, या फिर जितने भी एजुकेशन फंड्स होंगे भाई वो इंग्लिश एजुकेशन पर क्या करेंगे, उसको हम लोग खर्च करेंगे। तो इनमें से जो भाई क्या जो है हमारे वुड डिस्पैच की सिफारिशात में नहीं आता है, आपको बताना है। चले बताइए कौन सा हो जाएगा। नहीं होगा, एक्चुअली नहीं होगा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है भाई ऑल एजुकेशन फंड शुड बी स्पेंड ऑन इंग्लिश एजुकेशन ओनली, ये बात नहीं की गई है, ठीक है ना, हमारे वुड डिस्पैच में। बाकी के जो भाई इंडिया के स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान के रहने के म्यार को बढ़ाना है हमको, हिंदुस्तानियों में मगरबी साइंस को फ़रोग देना है, मादी खुशहाली को फ़रोग देना है, हिंदुस्तानियों के लिए अखलाक़ी नशोनुमा करना है और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या है भाई मज़दूर को तैयार करना है। ये तमाम जो थे वो रिकमेंडेशन थे, सिफारिशात थे हमारे वुड डिस्पैच कमेटी के, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं था कि ऑल जो भी जितना भी फंड्स होगा भाई उसको हम लोग सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन के लिए करेंगे, वो इसने ऐसी बात नहीं की थी। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो फिर ये बात किसने की थी कि इंग्लिश तमाम के तमाम जो भी फंड्स है वो इंग्लिश एजुकेशन पे फंड हमको क्या करेंगे सर्व करना चाहिए। तो ये बात हमारे किसने की थी, हमारे बेंटिक रेजोल्यूशन में बात की गई थी। जो हमारा 1835 में बेंटिक रेजोल्यूशन आया था ना, उसमें ये बात की गई थी भाई कि तमाम तालीमी फ़ंड्स को हम लोग अंग्रेज़ी तालीम पर ही खर्च करेंगे और दूसरे ज़ुबान के मदरसे क्या करेंगे हम लोग बंद नहीं करेंगे, बल्कि पहले की तरह वो सरकारी इमदाद से चलेंगे। ये तो हमारी बेंटिक रेजोल्यूशन में था, ठीक है ना। बाकी जो 3 हो जाएंगे ऊपर के वो हमारे रिकमेंडेशन हो जाएंगे वुड डिस्पैच कमेटी के। इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। मंदर झेल में से कौन सा महकमे पब्लिक इंस्ट्रक्शन के बारे में गलत है। ए established on the recommendation of the वुड डिस्पैच कमेटी, यानी कि ये जो हमारा क्या कहेंगे पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन था वो हमारे वुड डिस्पैच कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया था, कायम किया गया था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1856, ये 1856 में जो है भाई इस्टेब्लिश किया गया। दिस डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 4 प्रोविंसेस, यानी कि वहाँ जब उस टाइम पे जो भी प्रोविंसेस थे भाई अलग अलग, ठीक है ना, मद्रास प्रोविंस था, बॉम्बे प्रोविंस था, बंगाल था, इस तरह जो है भाई 4 प्रोविंसेस में इसको इस्टेब्लिश, इस तरह के डिपार्टमेंट्स को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। या फिर और इसके जो प्रेसिडेंट रहेगा भाई उसको डायरेक्टर के तौर पर पुकारा जाएगा, ये बात की थी भाई। चले बताइए, तो इनमें से जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड गलत बयान को हमको पहचानना है, ठीक है ना। कौन सा गलत बयान है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, चले बताइए क्या हो जाएगा गलत बयान यहाँ पर।
इस ज़मन में या फिर इस ताल्लुक़ से। स्पेशली बात की जा रही है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की। बताने की कोशिश करिए। अब जो हमारा वुड डिस्पैच आ गया भाई, इसने बहुत सारे सिफारिशात जो है पेश किए, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दिस डिपार्टमेंट वॉज स्टैब्लिश इन 4 प्रोविंसेस। ये गलत बात हो जाएगी। अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है भाई, वो हमारे वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन पे बनाया गया, ये बात तो सही है। इसको कब कायम किया गया, तो इसको हम लोग कब करेंगे भाई, 1856 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ये भी बात सही है। और इसका जो डायरेक्टर होगा, इसका जो प्रेसिडेंट होगा इस हमारे पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, उसको हम लोग डायरेक्टर के नाम से पुकारेंगे। ये भी हमारे वुड डिस्पैच ने ही कहा था, लेकिन इसको 4 प्रोविंसेस में नहीं बनाया गया, बल्कि उस टाइम पर 5 सूबे थे हमारे पास, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पर हमारे पास 5 प्रोविंसेस थे, तो 5 की 5 प्रोविंसेस में जो है भाई इस डिपार्टमेंट को कायम करने की बात की गई, इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग जो है भाई हमारे पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन आया, कब कायम किया गया, तो 1856 में इसको कायम किया गया। और कितने डिपार्टमेंट या फिर कितने प्रोविंसेस में इसको कायम करने की बात की गई, तो 5 प्रोविंसेस में इसको कायम करने की बात की गई। और जो भी इसका प्रेसिडेंट होगा भाई, ये इंस्ट्रक्शन पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का, उसको डायरेक्टर के तौर पर कहा जाएगा। ये भी इसी क्या कहेंगे हम लोग सिफारिशात में लिखा हुआ था, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को उर्दू में हम लोग अवामी हिदायती डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब लोग हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। किसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तालीम का मैग्ना कार्टा समझा जाता है। ए हंटर कमीशन को, बी सैडलर कमीशन को, सी वुड डिस्पैच कमीशन को, या फिर डी मैकॉले मिनट को। चलिए बताइए, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, बताने की कोशिश करिए किसको माना जाता है ये। क्या इसको हम लोग हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, क्या इसको हम लोग सैडलर कमीशन या फिर वुड डिस्पैच कमीशन या फिर मैकॉले मिनट कमीशन के नाम से जानते हैं भाई। चलिए बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते, जो हमारे टीआरटी में क्वेश्चंस बनेंगे भाई ऐसे ही बनेंगे, पर पूछा चला जाएगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम किसको कहा जाता है भाई, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन किसको कहा जाता है, इस तरह। या फिर फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसको कहेंगे हम लोग। मतलब जो लोग जिस चीज़ के लिए फेमस हो चुके हैं उस नाम से जो है भाई जाना जाता है। और क्वेश्चन पेपर बनाने वाले भी ऐसे ही क्वेश्चंस ढूंढ के डालते जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता। हम भूल जाते कि किसको कहा जाता भाई, हंटर कमीशन को कहा जाता था, या फिर सैडलर कमीशन को कहा जाता था, या फिर मैकॉले मिनट को कहा जाता था, या वुड डिस्पैच को कहा जाता था। अब हम लोग जोड़ने की कोशिश करते इंग्लिश है तो भाई मैकॉले मिनट होगा, तो ऐसा नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वुड डिस्पैच कमीशन, ठीक है ना। जो हमारा वुड डिस्पैच कमीशन है भाई, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहला एजुकेशन कमीशन ऐसा था भाई जिसने पूरे हिंदुस्तान के अवाम को तालीम देने की बात की। जो हमारा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो दी थी हमारे मैकॉले ने, जहाँ पर उसने सिर्फ आला तबकात को तालीम देने की बात की थी ना, उसको इन्हें क्या करता, पूरी तरह से क्या है भाई रद्द कर देता। हमारा कौन, हमारा वुड डिस्पैच। इसने क्या बात की कि भाई तमाम के तमाम हिंदुस्तानियों को तालीम दी जानी चाहिए, और जितने भी हम लोग ग्रांट्स देंगे भाई, तो इस पॉलिसी के तहत हिंदुस्तानी तालीम जो है भाई इस बात की इन्हें सिफारिश करा कि तालीमी इदारों को बला लिहाज मजहब व तफरीक के हर सतह पर माली इमदाद फराहम करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बात की, तमाम हिंदुस्तान के अवाम को तालीम देनी चाहिए, मास बेसिस पे तालीम हमको प्रोवाइड करनी चाहिए, और कोई भी मज़हब का स्कूल हो हमको उसको ग्रांड एड देना ही देना है, बिना कोई हम लोग डिस्क्रिमिनेशन किए हमको उसको ग्रांड एड देना है। इसके अलावा इसने बहुत सारे भाई क्या करे इस्टेब्लिशमेंट किए। ये जो वुड डिस्पैच कमीशन था भाई, हिंदुस्तान में आने के बाद इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हायर स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरह क्या है भाई इसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद इसने बहुत सारी चीज़ें की भाई, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, वुमेन एजुकेशन, ट्रेनिंग टीचर्स के लिए, निसाब के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोग एक मरतबा उसको डिटेल में पढ़ लीजिए वुड डिस्पैच कमीशन को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे ये रहा, इट इज़ नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच कमेटी। ये वुड डिस्पैच कमेटी की सिफारिश नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ही कम्प्लीटली रिजेक्टेड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या इसने पूरी तरीके से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को जो है भाई नकार दिया था। बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स, देखिए हमारे हिंदुस्तान में जो है भाई ग्रेडेड स्कूल्स को क़ायम किया गया। सी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एट मद्रास, कलकत्ता एंड दिल्ली, यानी कि इसके सिफारिशात के तहत जो है भाई मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली में जो है भाई हमारे क्या कहेंगे यूनिवर्सिटीज़ को क़ायम किया गया। ऑप्शन नंबर डी, ग्रांड इन एड फॉर ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियन, यानी कि तमाम तालीमी इदारों को
उनके मज़हब की बुनियाद पर या फिर बिना उनके मज़हब की बुनियाद पर कोई डिस्क्रिमिनेशन किए, कोई उनके साथ क्या कहेंगे हम लोग उसको, कोई फ़र्क किए, हमको जो है भाई हर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट होगा या फिर इदारे होंगे उनको ग्रांटेड प्रोवाइड करना है। चलिए बताइए कौन सा नहीं होगा, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एट मद्रास, कलकत्ता एंड दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिफारिशात पर कमेटी क्या करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ तो कायम की गई लेकिन मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में की गई, दिल्ली में नहीं की गई। इंपॉर्टेंट, ऐसे ही घुमा के पूछ लेता, कोई एक नाम दे देता जो आपको कंफ्यूज कर देता। अब सही दिखता आपको, मद्रास में खोला गया पढ़ के आप, कलकत्ता में खोला गया पढ़ के आप सोचेंगे कि दिल्ली में भी खोला गया, शायद दिल्ली में नहीं खोला गया था, मुंबई में खोला गया था। पहली मर्तबा जो यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए थे हमारे, वो डिस्पैच कमीशन के क्या कहेंगे हम लोग बेस पर ही या उसकी सिफारिशात पर ही भाई बनाए गए थे। कहाँ पर, तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में जो है भाई, लंदन जो यूनिवर्सिटी थी उसके तर्ज की बुनियाद पर जो है यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग यूनिवर्सिटीज़ को कायम किया गया। इंपॉर्टेंट है, कब किया गया, 1857 में किया गया। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और कलकत्ता में जो है मुंबई में जो है यूनिवर्सिटीज़ को कायम किया गया। हमारे पास ग्रेडेड स्कूल्स को कायम किया गया, जहाँ पर हमारी जो एजुकेशन है भाई उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इसने क्या किया भाई, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। इसने बात की कि हमको क्या करना है भाई, मास बेसिस पर तालीम देनी है, यानी कि हमको तमाम अवामी सतह तक हमको तालीम मुहैया करनी है भाई। हमको तहतानवी और सानवी तालीम के लिए स्कूल कायम करने हैं, गरीब तलबा के लिए स्कॉलरशिप देने हैं, अवामी तालीम के लिए इनफरादी कोशिशें करनी है। इस तरह की बात की इसने। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इनएफेक्टिव ऑफ द वुड डिस्पैच कमीशन। मंदे झेल में से कौन सा वुड डिस्पैच कमीशन के असर अमल में लाए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इनएफेक्टेड, ठीक है, इनएफेक्टेड बाय द वुड डिस्पैच कमीशन, यानी कि अब कुछ चीज़ें हैं जो इसने सिफारिशात कर दी, उसके बाद कौन सी चीज़ें जो है भाई इसके सिफारिशात की वजह से अमल में आई या फिर इफेक्ट में आई। तो ऑप्शन नंबर ए, इन 1849 ईडी बेथुने एस्टैब्लिश्ड अ कॉलेज फॉर गर्ल्स, यानी कि 1849 ईस्वी में ईडी बेथुने क्या किया भाई, गर्ल्स के लिए कॉलेज शुरू किया। उसके बाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश एट बिहार एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रोरकी, यानी कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज और रोरकी में जो है भाई एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट को भाई कायम किया गया। उसके बाद सर सैयद अहमद खां फाउंडेड द एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875, या फिर जो हमारे सर सैयद अहमद खान हैं उन्होंने भाई 1875 में एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो है कायम किया, या फिर ऑल ऑफ दी अबो। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं स्टेटमेंट्स वो तमाम के तमाम हमारे वुड डिस्पैच कमेटी की वजह से ही जो है भाई इन इफेक्ट में आए हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। जो हमारे पास 1857 में 3 यूनिवर्सिटियाँ खोली गई है, मद्रास, मुंबई और क्या कहें कलकत्ता में, तो इसकी वजह से ही खोली गई थी। उसके अलावा लड़कियों के लिए भाई 1849 ईस्वी में ईडी बेथुने ने क्या किया भाई, कॉलेज को कायम किया। इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या किया भाई, ज़रई इदारा जो है बिहार के मुकाम पोसा में शुरू किया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज रोड की शुरू की गई, ठीक है ना। उसके अलावा कई कॉलेजेस बनाए गए। इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा जो हमारे सर सैयद अहमद ख़ान हैं उन्होंने 1875 ईस्वी में जो है भाई एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया था, जो कि बाद में जाकर हमारी कौन सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई। ओके ना। ये तमाम जो है हमारे वुड डिस्पैच कमीशन के वजह से ही इफेक्ट में आए सो चीज़ें हैं। ओके ना, इम्पॉर्टेंट है ये। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो कॉलेजेस वगैरह हैं हमारे वुड डिस्पैच कमीशन के थ्रू जो है कायम किए गए हैं, ठीक है ना। राजकोट का कॉलेज है, उसके अलावा हमारा सिटी कॉलेज है, अल्बर्ट कॉलेज है। तो आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए वुड डिस्पैच कमीशन। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड डिस्पैच कमीशन। हमको वुड डिस्पैच कमीशन के ज़मन में गलत बयान की निशानदही करनी है। ए, अंडर द कमीशन ऑफ दिस अंडर द इम्प्रेशन ऑफ दिस कमीशन अ यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1869 विच लेटर बिकम पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी कि इसके तहत में क्या है भाई 1869 में एक यूनिवर्सिटी कायम की गई जिसको पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन 1859 लॉर्ड स्टैनले वाज अपॉइंटेड एज द ब्रिटिश मिनिस्टर। 1800 जो क्या कहेंगे हम लोग 61 में जो है भाई लॉर्ड स्टैनले को ब्रिटिश मिनिस्टर के तौर पर बनाया गया, या फिर लॉर्ड स्टैनली एंड एलन ब्राउट सपोर्टेड इट। इसके अलावा जो है भाई इस कमीशन को जो है लॉर्ड स्टैनले और एलन ब्राउट ने सपोर्ट किया था, या फिर दिस पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि ये पहली ऐसी पॉलिसी थी जिन्होंने क्या भाई हिंदुस्तान में तालीम के मकासद को भाई
क्लैरिफाई किया था। चले बताइए, हमको गलत बयान की निशानदेही करनी है हमारे वुड डिस्पैच कमीशन से रिलेटेड। तो कौन सा बयान जो है गलत हो जाएगा? अब तक आप पढ़े ना इतना सारा, तो चलो बताने की कोशिश करो कौन सा जो है इसका गलत हो जाएगा भाई। यानी कि इसमें से 3 सही होंगे वुड डिस्पैच के ज़मन में, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा, यानी कि जो गलत है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड स्टैनली एंड एलन ब्रॉड जो है उन्होंने इसको या फिर हमारे वुड डिस्पैच कमीशन को सपोर्ट किया था, तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, लॉर्ड स्टैनली जो है भाई वो उन्होंने क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे एलन बोरो है, एलन बोरो ने वुड डिस्पैच कमीशन को मुखालिफत की थी। इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट करने वाले में लॉर्ड स्टैनली आ जाएंगे, इसको मुखालिफत करने वाले में जो है एलन बोरे आ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा बाकी तमाम स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि जो भाई 1869 ईस्वी में जो है भाई एक यूनिवर्सिटी कायम की गई थी कहाँगे, पंजाब में, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से बाद में जानी गई है। ओके ना। उसके अलावा जो है भाई 1859 में क्या किया गया, हमारे लॉर्ड स्टैनले को जो है भाई अपॉइंट कर दिया गया। ओके, इम्पॉर्टेंट है। क्यों किया गया ऐसा, चेंज क्यों किया गया? क्योंकि 1857 की जो हमारी जंग हुई, जो बगावत हुई थी ना, उसके बाद हिंदुस्तान पर मुकम्मल तौर पर बरतानिया का कब्जा हो गया था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी क्या कहेंगे हम लोग राइट्स हासिल थे ना, वो उससे छीन लिए गए थे, उसके हाथों से निकल कर वो सीधा सीधा बरतानिया के मलिका जो वहाँ पे हुकूमत करती थी, जो प्रेसिडेंट हुआ करता था उस टाइम पर, जो वहाँ पे किंग या क्वींस हुआ करते थे, उनके हाथ में आ गई थी। तो उसने क्या किया, वुड डिस्पैच को निकाल दिया था वहाँ पे, और लॉर्ड स्टैनली डिस्पैच को क्या है भाई उस टाइम पर क्या कहेंगे मिनिस्टर बना के भेजा था। चलिए, इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे ये रहा, आफ्टर द वॉर ऑफ 1857 हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय? 1857 की जंग के बाद पहला वाइसरॉय कौन मुकर्रर हुआ? ए लॉर्ड कनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी विलियम हंटर, या फिर डी वुड डिस्पैच? चले बताइए। अभी मैंने बताया चीज़ें चल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से जो है भाई हिंदुस्तान पर हुकूमत चला रही थी, अपने खुद के जो है भाई अपने उंगलियों पर नचा रही थी हिंदुस्तान की अवाम को, अपने खुद ही से क्या है भाई फैसले ले रही थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी हुई, जिसको हम लोग 1857 की बगावत के नाम से जानते हैं भाई, उसके बाद जो है भाई पूरा गेम ही चेंज हो गया। वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या जितने भी राइट्स थे पूरे छीन लिए गए वहाँ पर। उसके बाद जो भी हमारी बरतानिया या फिर जो ब्रिटेन में बैठ के जो क्वीन रहेंगी उस टाइम पर, उसके हाथ में जो है पूरे राइट्स आ गए, यानी कि अब वो संभालेगी इंडिया के हर मामले को। यहाँ पे जितने भी मैटर्स होंगे अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देखेगी, बल्कि वो किसके अंडर काम करेगी, तो वहाँ की जो हमारे पास जो बरतानिया की मलिका या फिर जो भी थी भाई उसके हाथों में आ जाएगी। तो उस वक्त इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कनिंग को जो है भाई पहला वाइसरॉय बना दिया गया। इम्पॉर्टेंट है ये। अब तक जो लोग भी भेजे जाते थे मिनिस्टर्स, उनको जो भाई हम लोग गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे, लेकिन 1857 के बगावत के बाद उनका नाम चेंज कर दिया गया, उनको वाइसरॉय के नाम से जाना गया। और पहला वाइसरॉय किसे बनाया गया, लॉर्ड कनिंग जो है भाई वो हमारे 1857 की जंग के बाद पहले वाइसरॉय के तौर पर आए हैं हिंदुस्तान। इम्पॉर्टेंट है भाई ये। चलें, इम्पॉर्टेंट है ये। अब क्या हुआ, ब्रिटेन के पास कंट्रोल जाने से कुछ चेंजेस लाए गए। क्या किया गया, 1861 में कानून साज एक्ट बनाया गया। उसके तहत क्या किया गया, हर सूबे में कानून साज काउंसिल बनाई गई, जिसमें हिंदुस्तानियों को भी शामिल किया गया। फर्स्ट टाइम जो है हिंदुस्तानियों को जो है भाई कोई कमेटी में जो है एज अ रुकन जो है शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद ईसाई मिशनरियों ने क्या किया भाई, बरतानिया में जनरल काउंसिल बनाया, हिंदुस्तानी तालीम के नाम से एक काउंसिल शुरू की। ठीक है ना, क्योंकि क्या हो गया, वुड डिस्पैच के बाद जो है हिंदुस्तानी तालीम पर जो है भाई ईसाई और मिशनरियों का असर और स्वर्ग दोनों ख़त्म हो गए। क्यों, क्योंकि जो भाई यहाँ पे बगावत छिड़ चुकी थी। अब वो जो ईसाई की जो गलबा था, ईसाई मिशनरी जो चलाते थे गलबा हमारे पास, वो ख़त्म हो चुका था। ओके ना, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। व्हेन वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट केम? इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? ए 1857 में आया, बी 1861 में आया, सी 1880 में आया, या फिर डी 1882 में आया। चले बताने की कोशिश करिए कि हमारे पास अब इंडियन काउंसिल एक्ट फर्स्ट टाइम जो है भाई ऐसी काउंसिल बनाई गई थी, इंडियन काउंसिल, जिसमें हमारे इंडियंस को भी शामिल किया गया था। क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया था, इंडियंस जो थे बहुत ज़्यादा भड़की हुई हालत में थे। उस म्यूटिनी के बाद क्या कहेंगे हम लोग, अंग्रेज़ों को इतना तो समझ में आ गया था कि हिंदुस्तान के लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। जितना हम उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर इतनी ताकत है, अगर वो एकजुट हो जाएंगे तो वो हमारा सफाया कर सकते हैं। तो उस वक्त जो है भाई थोड़ी होशियारी से काम ली गई वहाँ पे। उसके बाद एक इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया, जिसमें क्या है भाई अब यहाँ से थोड़े उन्होंने क्लेवरली वर्क किया।
हिंदुस्तानियों को भी क्या किया, अपने अंदर शामिल कर लिया। यानी कि हिंदुस्तानियों को ये भरोसा दिलाया भाई कि हम आपकी वेलफेयर के लिए ये सब कर रहे हैं, आपको भी हम हमारे जो ये भी जितने भी आप हिंदुस्तानियों के लिए हम कर रहे हैं उसमें आपको भी शामिल किया जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानियों को भी शामिल किया गया और एक काउंसिल बनाई गई, इंडियन काउंसिल एक्ट आया। वो कब आया हमको बताना है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1861। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है ना। लास्ट जो कमीशन आया था वुड डिस्पैच कमीशन हमारा, वो चलता रहा, उसने कई सिफारिशात की है, उसकी वजह से कई सारी चीज़ें जो है हमारे पास इंडिया में अमल में लाई गई, लेकिन वो एक्ट चल ही रहा था कि 1857 की बगावत हो गई। वहाँ पर क्या किया गया, पूरे की पूरे जितने भी वहाँ पे चेंजेस लाए गए, जितने भी कमिश्नर्स थे, फिर जितने भी वहाँ पे गवर्नर जनरल थे, सबको चेंज कर दिया गया। गवर्नर जनरल निकाल कर हमको वाइसरॉय बनाया गया, लॉर्ड कर्निंग को जो है वाइसरॉय बना दिया गया 1857 के बाद, ठीक है ना। और जो हमारे वुड डिस्पैच है भाई उसको भी चेंज कर दिया गया था, ओके ना। वुड डिस्पैच को जो भी भैया अपने नौकरी से निकाल दिया गया था, उनके जगह पर जो है लॉर्ड स्टैनली डिस्पैच को ला लिया गया था। इतने सारे चेंजेस लाए गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, होशियारी से काम करते हुए इंडियन काउंसिल एक्ट को लाया 1861 में। इसमें इन्होंने क्या किया, हर सूबे में जो है कानून साज काउंसिल बनाई। इंपॉर्टेंट है, जितने 5 सूबे थे हम पढ़े, 5 प्रोविंसेस थे उस टाइम पर, तो हर सूबे में इन्होंने क्या किया, एक कानून साज काउंसिल को बनाया, जिसमें इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानी मेंबर्स को भी शामिल कर लिया, ठीक है ना। कब बनाया इसने, ये 1861 में बनाया। इंपॉर्टेंट है, 1857 में तो बगावत हुई थी। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, व्हेन वाज द इंडियन एजुकेशन कमीशन फाउंडेड। इंडियन एजुकेशन कमीशन कब कायम हुआ, ए 2 फरवरी 1880, बी 19 जुलाई 1854, सी 3 जनवरी 1882 या फिर डी 6 मार्च 1882। चले बताने की कोशिश करिए कि इंडियन एजुकेशन कमीशन, अभी एक ऐसा कमीशन आया भाई जिसको हम लोग इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, यानी कि इंडिया के लोगों के लिए तालीम की बात की गई उसके अंदर, इसलिए उसको हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम के नाम से या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। हम लोग मैग्ना कार्टा के बारे में देख चुके हैं भाई, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन तो वुड डिस्पैच है। अब एक नई हमारे पास यहाँ क्या किया गया, चेंजेस लाए गए, हर सूबे में जो है कानूनी साज काउंसिल बनाई गई, ठीक है ना। उसके बाद जो है भाई एक कमीशन आया, एक कमीशन लाया गया जिसको हम लोग इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। उसको कब फाउंड किया गया, यानी कि वो कब बनाया गया, हमको बताना है। चले बताइए, इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, आगे देखेंगे इसको किस नाम से जानते हैं, यानी कि इसका जो रियल नेम है वो ये नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं बस वो कि इंडियन एजुकेशन कमीशन, उसका नेम तो कुछ और ही है, ठीक है ना। देखेंगे वो कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा 3 जनवरी 1882। 3 जनवरी 1882 को एक कमीशन आया, उस कमीशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो हमारा 1882 में आया जो कमीशन है उसको हम लोग हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो हमारे इंडियन एजुकेशन के बारे में बात करता है, इसलिए हम उसको नाम दे दिए कि वो इंडियन एजुकेशन कमीशन हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ भाई, 1880 में जो है भाई लॉर्ड कर्निंग चेंज हो गया, जो हमारा क्या कहेंगे वाइसरॉय था। उसके बाद हमारा कौन सा नया वाइसरॉय कौन बना, 1880 में बना हमारा लॉर्ड रिपन, नाम याद रखिए। 1880 में नया हमारा वाइसरॉय बना लॉर्ड रिपन। इसने क्या किया भाई, 3 जनवरी 1822 को हिंदुस्तानी तालीमी कमीशन मुंतखब किया, जिसमें जो है भाई हिंदुस्तानियों को भी शामिल किया गया, ठीक है ना। इसने हिंदुस्तानियों को भी शामिल किया भाई, इम्पॉर्टेंट है ये, ओके ना। किसने किया उस टाइम पे, वाइसरॉय कौन था, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव हमारे टेट के लिए, टीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में जो हमारे दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा हंटर कमीशन आया या फिर जब हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन आया उस टाइम पर हमारे पास वाइसरॉय कौन थे भाई, तो लॉर्ड रिपन थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, कब लाए इन्होंने कमीशन, 3 जनवरी 1882 को इसने कमीशन लाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द हंटर कमीशन 1882। अब जो हमारा हंटर कमीशन आया 1882 में, उसके ताल्लुक से कौन सा बयान जो है गलत है, हमको पहचानना है। ए, इट इज़ एस्टैब्लिश अंडर द वाइसरॉय लॉर्ड रिपन, ये जो है हमारे लॉर्ड रिपन वाइसरॉय के क्या है अंडर जो है इस्टेब्लिश किया गया था। बी, इट कंसिस्ट 20 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग चेयरमैन, यानी कि ये जो कमेटी हंटर कमीशन था इसके अंदर 20 लोग थे भाई, अगर हम चेयरमैन को छोड़ देंगे, अगर चेयरमैन को पकड़ लेंगे तो 21 हो जाएंगे, अगर चेयरमैन को छोड़कर अगर हम बात करेंगे तो 20 मेंबर्स की ये कमेटी थी। हंटर कमीशन वाज फॉर्मली नॉन एज द डिसऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन कमीशन, यानी कि जो हंटर कमीशन था भाई उसको हम पहले एक और नाम से जानते थे, क्या उसका नाम था हमारा डिसऑर्डर इन्वेस्टिगेशन कमेटी।
या फिर देयर इज़ 6 इंडियन मेंबर्स इन दिस कमीशन, या फिर इनमें 6 इंडियन मेंबर्स थे हमारे हंटर कमीशन में। चले बताइए इनमें से कौन सा जो है भाई हंटर कमीशन के ताल्लुक से गलत बयान हो जाएगा। चले बताने की कोशिश करिए। अगर आपको सही बयान मालूम होंगे तो आप गलत बयान की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो गलत बयान क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। जो हमारा हंटर कमीशन था उसके अंदर पूरे 20 मेंबर्स थे भाई, उसमें से 6 इंडियन नहीं थे बल्कि 7 इंडियंस थे। इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। हंटर जो कमीशन आया उसके अंदर 7 इंडियन मेंबर्स को शामिल किया गया था। ओवरऑल पूरे 20 मेंबर्स थे, सही बात है। अगर हम चेयरमैन को ऐड कर लेंगे तो 21 हो जाएंगे। कब किसके अंडर में किया गया, तो लॉर्ड रिपन जो है वो वाइसरॉय थे। ये बयान भी सच है हमारा। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। आपको पता है जो हंटर कमीशन आया था उसको हम लोग डिसऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन कमेटी के नाम से आते हैं। क्योंकि हमारे पास जो 1919 में जो जलियांवाला बाग जो हमारा हत्याकांड हुआ था ना, वहाँ पर उस जो क्या कहेंगे हम लोग, उस जो हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो हमारे हंटर कमीशन के जो है भाई वही था। उस वक्त भी जो हमारे हंटर है भाई विलियम हंटर, उन्हीं को जो है चेयरपर्सन बना के एक कमेटी कायम की गई थी। उसको हम लोग डिसऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन कमेटी के नाम से जानते हैं। जो कि जब हमारे जलियांवाला जो बाग की जो क्या कहेंगे हम लोग हुआ था हमारा, उसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई थी। बाद में उस कमेटी को हम लोग हंटर कमीशन में कन्वर्ट कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें नई हैं, हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा लेकिन याद रखना तो पड़ेगा। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा, द फॉलोइंग वाज रिव्यूड बाय द हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने दर्ज झेल का जायज़ा लिया है, यानी कि मदर झेल में से कौन सी चीज़ों का जो जायज़ा है हंटर कमीशन ने आने के बाद लिया। ए प्रोसीडिंग ऑफ द वुड डिस्पैच कमेटी, यानी कि वुड डिस्पैच कमेटी के जितने भी जो क्या कहेंगे वो लोग सिफारिशात थे उन पर कितनी अमलावरी की गई, उनमें किस तरह की तब्दीलियों की ज़रूरत है, इसका जायज़ा लिया इसने। या फिर असेसमेंट ऑफ एजुकेशन कंडीशन मेजर्ड फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट, यानी कि तालीमी हालात का जायज़ा लिया इंडिया में, उनमें किस तरह की तब्दीली लाई जा सकती है और किस तरह तरक्की के इकदाम किए जा सकते हैं, इसकी इन्होंने क्या कहेंगे जायज़ा लिया। या फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, मिशनरी स्कूल्स एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में सरकारी स्कूलों का क्या रोल होगा, मिशनरी स्कूलों का क्या रोल है और इनफरादी कोशिशों का क्या रोल है, इसका इन्होंने जायज़ा लिया हंटर कमीशन ने। या फिर ऑल ऑफ द जो अब जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये तमाम चीज़ों का जो है हंटर कमीशन ने आने के बाद जायज़ा लिया है। चले बताने की कोशिश करिए। इंडियन एजुकेशन कमीशन हमारा हंटर कमीशन, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जब हमारा हंटर कमीशन आया भाई, आने के बाद इसने क्या किया, उससे पहले जो लास्ट कमीशन आया था वुड डिस्पैच कमीशन, उसकी क्या कहेंगे हम लोग, उसका जायज़ा लिया। मतलब कितने हद तक उसने जो भी ये सिफारिशात किए थे वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, किस तरह उसमें तब्दीली लाई जा सकती है। उसके अलावा हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हालात क्या है, उसमें तब्दीली लाकर किस तरह उसको तरक्की दी जा सकती है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ़ अक़साम के स्कूल्स है, जैसा कि मिशनरी स्कूल्स है, ठीक है ना, उसके अलावा हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स है, या हम कहेंगे इनफरादी कोशिशें जो है भाई, इन तमाम से क्या हो रहा है, तालीम में किस तरह वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, वो इन तमाम चीज़ों का जो है भाई हंटर कमीशन ने जायज़ा लिया है। इम्पॉर्टेंट है ये। तो अब इसने क्या किया, हंटर कमीशन ने तफसीली जायज़ा लिया वुड डिस्पैच कमेटी का, उसके अलावा हिंदुस्तान का इसने सफ़र किया और हिंदुस्तान के तालीमी हालात तमाम का इसने जायज़ा लिया। उसके बाद इसने 1800 क्या कहेंगे हम लोग 1883 में क्या किया, एक रिपोर्ट पेश की। हम अपनी जो रिपोर्ट इन्होंने जितना भी जायज़ा लिया है वो रिपोर्ट का पेश की इन्होंने 1883 में पेश की, और ये जो रिपोर्ट थी वो 770 सफ़ात पर जो है मुबनी थी। इम्पॉर्टेंट है, कितना, 770 सफ़ात पर। किसकी, हंटर कमीशन की रिपोर्ट। कब पेश की इन्होंने, 1883 में पेश की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा, रिकमेंडेशंस ऑफ द हंटर कमीशन ऑन प्राइमरी एजुकेशन। हमारी क्या कहेंगे हम लोग, 93वीं तालीम के ज़मन में जो है हंटर कमीशन की सिफारिशात क्या है आपको बताना है। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज़, यानी कि जो भी जिम्मेदारी रहेगी 93 मदरसों की वो हमारे लोकल बॉडीज़ के हाथ में रहेगी। ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन टू पब्लिक लेवल, यानी कि जितना भी हमारा एजुकेशन हो जाएगा वो अवामी सतह तक इसका तालीम का फैलाव होगा। सी, द एजुकेशन वन ऑफ देम फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, स्पिनिंग व्हील, यानी कि इनको जो भी हम लोग एजुकेशन देंगे
उनके अंदर जो है भाई इनमें से कोई एक चीज़ जो हैगी ऐड रहेगी, या फिर फार्मिंग रहेगा, या फिर कैटल रियरिंग रहेगा, या फिर स्पिनिंग व्हील रहेगा, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। चले बताइए कौन सा जवाब जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा हमारा। हंटर कमीशन के सिफारिशात जो कि उन्होंने किए थे हमारे प्राइमरी एजुकेशन के ज़मन में, या फिर 93वीं तालीम के ताल्लुक से उन्होंने क्या अपने सिफारिशात दिए हैं, क्या करेक्ट हो जाएगा बताने की कोशिश करिए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये तमाम के तमाम जो है भाई सही है। इन्होंने क्या किया भाई, 93वें मदरसे के इंतज़ामिया और मालियाती से मुताल्लिक़ जो है भाई मुख्तलिफ़ अक़साम की सिफारिशात किए, जैसे कि जो जिम्मेदारी होगी वो लोकल बॉडीज़ की होगी, ठीक है ना। उसके अलावा जो है भाई लोकल बॉडीज़ तालीम के लिए अलहदा फ़ंड्स का इंतज़ाम करेंगे, और सूबाई हुकूमत की जानिब से जुमला खर्च जो है भाई 30% से 50% खर्च करेंगे ये सूबाई जो भी हुकूमत रहेंगी 93वीं तालीम पर। इसके अलावा इसने क्या किया भाई, अवामी सतह तक तालीम हमको मुहैया करनी है 93वीं तालीम, बच्चों को अमली ज़िंदगी के लिए रेडी करना है 93वीं तालीम के ज़रिए, ठीक है ना। इस तरह इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर जो है भाई जोर दिया है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर हम निसाब की बात करेंगे 93वीं तालीम के, तो अमली तालीम पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा सूबाई हालात के मुताबिक जो है तालीम दी जाएगी इनको, ओके। हस्ब झेल में से किसी एक की तालीम कंपलसरी होगी, या तो एग्रीकल्चर, या फिर मवेशी पालन, या फिर चरखा चलाना, इंपॉर्टेंट है। ये ऑल ऑफ दी अबव जो है हंटर कमीशन ने हमारे 93वीं तालीम के ज़मन में जो है भाई सिफारिशात किए हैं, ओके। इसके अलावा जो भी ज़ुबानें रहेंगी लोकल ज़ुबानें, उनकी तरक्की के लिए भी क्या है भाई हुकूमत जो है काम करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे ये रहा इनकरेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 ऑन इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो हमारी हिंदुस्तानी तालीमी पॉलिसीज़ है उस पर हमारे हंटर कमीशन 1882 का जो इम्पैक्ट हुआ है उनमें से एक गलत है, ये हमको बताना है। गलत की बात की जा रही है, इनकरेक्ट की बात की जा रही है, मतलब कि 3 करेक्ट हो जाएंगे इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इन 1880 बाल गंगाधर तिलक स्टैब्लिश्ड फर्ग्यूसन कॉलेज। 1880 में बाल गंगाधर तिलक ने जो है फर्ग्यूसन कॉलेज को कायम किया। इन 1886 द पीपल ऑफ आर्या समाज स्टैब्लिश्ड दयानंद सरस्वती एंग्लो कॉलेज, या फिर 1886 में जो है भाई जो दयानंद सरस्वती जो हमारे लीडर थे उनके मानने वालों ने आर्या समाज जो है भाई उनके मानने वालों ने एंग्लो कॉलेज को जो है भाई स्टैब्लिश किया। ऑप्शन नंबर सी। 1887 ईस्वी में जो है भाई हमारे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जो यूनिवर्सिटीज़ थी ना, वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल इल्म है यानी कि हमारा ज़राती तालीम है उसको स्टार्ट किया गया। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इन 1989 एनी बेसेंट स्टैब्लिश सेंट्रल हिंदू कॉलेज, या फिर हमारे 1891 ईस्वी में जो हमारी एनी बेसेंट थी उन्होंने भाई सेंट्रल हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया। तो बताइए कि इनमें से एक गलत हो जाएगा, तो गलत जवाब की हमको निशानदेही करनी है। तो उसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इन 1887 अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत होगा? क्योंकि बात की गई भाई हमारे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर एग्रीकल्चर की तालीम नहीं बल्कि साइंस की तालीम शुरू करने की बात की गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल साइंस नहीं, ओनली साइंस की नॉलेज जो है भाई शुरू करने की बात की गई है। बाकी 3 जो ऑप्शन हो जाएंगे वो करेक्ट हो जाएंगे भाई। 1880 में क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज का क्या कहेंगे हम लोग कायम किया, कहाँ पर, पुणे में। इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या हुआ भाई नेक्स्ट 1886 में जो है भाई आर्या समाज के जो लोग हैं उन्होंने जो है दयानंद सरस्वती के ज़मन में या उनके नाम से जो है भाई दयानंद वैदिक एंग्लो कॉलेज जो है शुरू किया लाहौर में। उसके बाद 1887 ईस्वी में जो है भाई कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ में जो है साइंस की तालीम शुरू की गई। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी करेक्ट हो जाएगा 1898, ठीक है ना। 1898 आना चाहिए वहाँ पे, 1898 आना चाहिए वहाँ पे, ओके। करेक्ट कर लीजिए, 1989 नहीं बल्कि 1898 आना चाहिए वहाँ पर, ओके। उसमें क्या किया गया भाई, एनी बेसेंट जो है उन्होंने मरकज़ी हिंदू कॉलेज बनारस में कायम किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, अच्छे से उसको एक बार देख लीजिए, ओके। आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा, चूज द इनकरेक्ट पेयर विद रिगार्ड्स टू हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के मुताल्लिक जो है गलत जोड़ी का इंतखाब करें। एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज़ नॉलेज ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो है भाई सानवी जो हमारा तालीम होगी उसका एम क्या हो जाएगा, एक शहरी के क्या कहेंगे इल्म से हमको ड्यूटीज़ से हमको एक शहरी के ड्यूटीज़ जो होंगे उससे हम उसको सिखाना होगा। या फिर ऑप्शन नंबर बी, एम ऑफ हायर एजुकेशन इज़ मोरल डेवलपमेंट एंड रिलीजियस एजुकेशन, या फिर जो हायर एजुकेशन हो जाएगा उसका जो एम रहेगा वो रहेगा
अखलाकी तालीम और रिलीजियस एजुकेशन, मजहबी तालीम। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, एम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज एजुकेशन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि जो हमारी एजुकेशन रहेंगी तालीमी तालीम की, उसका मकसद क्या रहेगा भाई, बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग फॉर द हायर एजुकेशन, यानी कि सानवी जो हमारे स्कूल है, तालीम है, उसका एम क्या हो जाएगा, बच्चों को हम लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो इनमें से 3 जो हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे, एक गलत जोड़ी हो जाएगी। तो हमको गलत जोड़ी की निशानदेही करनी है कि इन्होंने भाई मुख्तलिफ क्या कहेंगे हम लोग स्कूल, जैसा कि सेकेंडरी है, हायर है, प्राइमरी है, सबके मुताल्लिक जो है इन्होंने कई सिफारिशात किए हैं। तो इनमें से जो गलत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन का जो एम है वो ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन सिखाना नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसका एम होगा, ये जो एम है हमारे हायर एजुकेशन का है। हंटर कमीशन के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन का क्या एम हो जाएगा भाई, बच्चों को क्या है भाई, एक शहरी के फ़राइज़ से मुताल्लिक़ इल्म देना है। उसके अलावा क्या कहेंगे हम लोग, अखलाकी तरक्की और मजहबी तालीम का इल्म देना है। ये भी हायर एजुकेशन का ही क्या कहेंगे हम लोग सिफारिशात है। अगर हम लोग क्या कहेंगे सेकेंडरी एजुकेशन की बात करेंगे तो इसने क्या बताया भाई, सेकेंडरी एजुकेशन के मुताल्लिक क्या कहा इन्हें मकसद कि आम ज़िंदगी के लिए तैयार करना है बच्चों को आम ज़िंदगी के लिए तैयार करना है, बच्चों को आला तालीम में दाखिले के लिए, हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना है। इस तरह इन्होंने बात की थी, ठीक है ना। प्राइमरी एजुकेशन तो ऑलरेडी देख चुके हैं हम कि बच्चों को हम लोग अमली ज़िंदगी के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, कौन से मकासद इन्होंने अंडर कमीशन ने दिए हैं मुख्तलिफ हमारे स्कूल से रिलेटेड, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर हो। अच्छे से एक बार आप लोग इसको देख लीजिए कि किसमें कौन सा आएगा। इस तरह ही कन्फ्यूजन क्रिएट करके वो क्वेश्चन बना सकता, हायर एजुकेशन के गोल्स को सेकेंडरी के साथ दे सकता, प्राइमरी के गोल्स को हायर के साथ दे सकता, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे से एक मरतबा इसको देख लीजिए। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा, इन विच एरिया वॉज स्कूल सर्वे कंडक्टेड बाय गवर्नर एल्फिंस्टन रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन। गवर्नर एल्फिंस्टन ने हिंदुस्तानी तालीम के हवाले से स्कूल का सर्वे किस इलाके में किया था। ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी मुंबई या फिर डी बेंगलुरु। चले बताने की कोशिश करिए। अब हम थोड़ा हमारे क्या कहेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस है ये, ओके ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस है ये यहाँ पर। तो आपको बताना है कि जो एल्फिंस्टन है भाई, उन्होंने हमारे हिंदुस्तानी तालीम के हवाले से एक सर्वे का इनेकाद किया था। तो ये सर्वे है उन्होंने किस इलाके में किया था, हमको वो बताना है। चले बताने की कोशिश करिए। ये जो हमारे माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन है ना, ये एक स्कॉटिश के बाशिंदे थे, मतलब स्कॉटिश के रहने वाले थे और हमारे कब से रिलेटेड है तो ब्रिटिश इंडिया में जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम था उससे ये रिलेटेड है। इन्होंने एक सर्वे शुरू किया था, स्कूल सर्वे। हमारे पास इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स ओपन किए हैं। जहाँ पर इन्होंने सर्वे किया था वहीं पर उन्होंने बहुत सारे स्कूल जो है ओपन किए हैं हमारे मास ऑफ पीपल ऑफ इंडिया के लिए, मतलब अवाम के लिए जो है भाई इन्होंने स्कूल्स वहाँ कायम किए थे। तो कहाँ पर किए थे, इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई उस ज़माने का बॉम्बे कहते हैं जिसको हम लोग, ओके ना। वहाँ पर इन्होंने क्या किया भाई, स्कूल सर्वे जो है कंडक्ट किया था रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन। चले तो कुछ बातें देख लेते हैं इनके बारे में। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन इनका नेम है भाई, ठीक है ना। ये एक स्कॉटिश स्टेटमैन थे, यानी कि स्कॉटिश के रहने वाले थे। इसके अलावा ये हमारे क्या कहेंगे हम लोग ब्रिटिश इंडिया में हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड इनका नाम आता है। इनको बाद में भाई गवर्नर बना दिया गया था हमारे बॉम्बे का, जो कि आज का मुंबई है, वहाँ का जो है भाई इनको गवर्नर बना दिया गया था आफ्टर कुछ दिनों बाद। तो इन्होंने क्या किया भाई, बॉम्बे में क्या किया, जहाँ पर इन्होंने गवर्नर बने थे, बहुत सारे क्या है भाई स्कूल्स कायम किए। किस बेस पर, पहले इन्होंने स्कूल सर्वे किया था वहाँ एरिया का। बॉम्बे में इन्होंने क्या किया, एक तरह का सर्वे शुरू किया। उस सर्वे के बिना पर क्या है भाई बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है भाई इन्होंने खोले हैं वहाँ पर, जो कि माने जाते हैं कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन के लिए एक्सेसिबल थे, यानी कि जहाँ पर हमारे इंडियन जो लोग थे भाई, अवाम थी, वो भी वहाँ पर तालीम हासिल कर सकती थी। इस तरह के जो है भाई इन्होंने बहुत सारे तालीमी इदारे क़ायम किए थे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो है हमारे नील कमल की पिया की जो टेक्स्ट बुक है ना, मैंने उससे लिया है, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ओके। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा, द लॉ विच स्टार्टेड स्टेट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। वो कानून जिसने हिंदुस्तान में रियासती निज़ाम तालीम का आगाज़ किया। चलें बताने की कोशिश करिए वो कानून कौन सा है। ए लॉ 1841 चार्टर, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि चार्टर लॉ जो है 1841 का, या फिर चार्टर लॉ 1832 का, या फिर चार्टर लॉ 1813 का, या फिर डी चार्टर लॉ 1815। चले बताने की कोशिश करिए कि कौन सा चार्टर का जो एक्ट है या फिर लॉ है
वो है भाई उसने जो है हमारे पास हिंदुस्तान में स्टेट एजुकेशन सिस्टम जो है भाई शुरू किया। इंपॉर्टेंट है भाई, हिंदुस्तान में रियासती निज़ामी तालीम का आगाज़ कौन से चार्टर एक्ट या फिर कौन से चार्टर लॉ के ज़रिए शुरू हुआ है हमको बताना है। तो बताने की कोशिश करिए कि जवाब क्या हो सकता है। क्या वो 1841 का चार्टर एक्ट है, क्या वो 1832 का चार्टर एक्ट है, क्या वो 1813 का चार्टर एक्ट है, या फिर वो ऑप्शन नंबर डी 1852 का चार्टर एक्ट है। चले तो हम इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। हमको पता ही है भाई, स्टार्टिंग में सबसे पहले जो बात की गई कौन से चार्टर एक्ट में बात की गई थी कि हमारे हिंदुस्तान पर 1 लाख रुपए जो मख्तस किए गए थे, किस एक्ट के थ्रू किए गए थे। वही एक्ट जो है भाई हिंदुस्तान में स्टेट एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या रहेंगे, आगाज़ किया है उसने। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉ 1813 एक्ट। यानी कि जो चार्टर एक्ट आया था 1813 का, उसने ही क्या किया भाई, हिंदुस्तान में स्टार्ट किया स्टेट एजुकेशन सिस्टम। वो ही सबसे पहले बात करता है कि हम लोग हिंदुस्तान के तालीम के लिए 1 लाख रुपए मख्तस करते हैं, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। वहाँ से जो है तालीम की बात शुरू की गई। स्पेशली अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे पहला स्टेप लिया गया था हमारे एजुकेशन के लिए, इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपये मख्तस करके। फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई भाई कि वो 1 लाख रुपये कहाँ पर करे, मशरक़ी अदब पर करे, मगरबी अदब पर करे, वो बहस छिड़ गई। फिर वो बहस 20 साल तक चलती रही। ओके ना, 20 साल तक चलने के बाद फिर हमारे पास क्या किया था हम लोग 23 में पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई गई थी। फिर उसके बाद कई साल बाद जो है भाई हमारे लॉर्ड मैक्यूले जो है कानूनी सलाहकार के तौर पर हिंदुस्तान आए थे। फिर उन्होंने क्या किया भाई, यहाँ आकर उस जो इशू था हमारा उसको रिजॉल्व करते हुए बहुत सारी चीज़ों का क्लियरेंस दिया कि अदब की बात की गई तो किस अदब की बात की गई है, वो 1 लाख रुपए कहाँ पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। आने के बाद पूरा लॉर्ड मैक्यूले ने बताया, पूरा की पूरा वो मगरबी तालीम को हिंदुस्तान में राइज करने के लिए माने जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन भी उन्हीं को कहा जाता है, आई थिंक। एक बार कंफर्म करिए आप लोग, ओके ना। तो वही जो है भाई यहाँ पर तालीम के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं। अगर इंग्लिश एजुकेशन किसने लाई है हमारे पास, तो वो मैक्यूले का नाम सबसे पहले आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये रहा, ऑन विच कमेटी इज रिकमेंडेशन फॉर हायर एजुकेशन सेंटर्स स्टैब्लिश, यानी कि किस कमेटी के सिफारिशात पर आला तालीम मराकज़ कायम किए गए हैं। ए हंटर कमीशन, बी कोठारी कमीशन, सी वुड डिस्पैच कमीशन, या फिर डी चार्ल्स ग्रांट कमीशन। तो बताने की कोशिश करिए कि पहली मरतबा जो हायर एजुकेशन सेंटर्स है या फिर हम लोग आला तालीम के मराकज़ कहेंगे, वो किसके या फिर कौन सी कमेटी के सिफारिशात की बुनियाद पर जो है हमारे पास हिंदुस्तान में कायम किए गए थे। चलें बताने की कोशिश करिए वो कौन सी कमेटी हो जाएगी। पहले तो जितने भी कमेटीज़ आए थे उन्होंने हमारे क्या है भाई, किसी भी हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए तालीम की बात नहीं की थी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब मैक्यूले तक बात थी तो उसने तो सिर्फ हमारी मगरबी तालीम और अंग्रेज़ी के लिए ही बात की थी। उसके बाद वुड डिस्पैच आया हमारे, उन्होंने कुछ कहा था कि सलाह दी थी कि किस तरह हमारे हिंदुस्तान के लोगों को जो है भाई तालीम में शामिल किया जाए, किस तरह जो ग्रांट्स है भाई बला लिहाजे कोई भी मज़हब के सबको ग्रांट्स मिलने चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने पब्लिक के लिए की। लेकिन उसके बाद जो हमारा हंटर कमीशन आया ना, वो है इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन एजुकेशन के लिए। इसलिए इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा कमीशन था जिसने बहुत सारे चेंजेस किए। स्पेशली इसने क्या किया भाई, हमारे इंडिया के लोगों को क्या है भाई क्या कहेंगे हम लोग, तालीम के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें हंटर कमीशन ने की है। तो इसी की सिफारिशात पर क्या किया गया था, हायर एजुकेशन सेंटर्स को जो है भाई इस्टेब्लिश किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी सिफारिशात पर, हमारे हंटर कमीशन की सिफारिशात पर। हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह फर्ग्यूसन कॉलेज अमल में आया, ठीक है। फर्ग्यूसन जो कॉलेज था हायर एजुकेशन के लिए वो अमल में आया, बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। उसके बाद आर्य समाज के लोगों ने किस तरह दयानंद सरस्वती एंग्लो कॉलेज शुरू किया था। उसी के बाद कलकत्ता मदरसे में जो है भाई यूनिवर्सिटीज़ में जो साइंस की तालीम शुरू की गई थी, और N.A. बेसेंट ने जो मरकज़ी हिंदू कॉलेज शुरू किया था। जितने भी ये हायर एजुकेशन के कॉलेजेस शुरू किए गए हैं ना, ये हंटर कमीशन की सिफारिशात पर ही किए गए हैं। तो ये बात याद रखने की है, इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास किसकी रिकमेंडेशन से हायर एजुकेशन सेंटर स्टैब्लिश किए गए। तो सबसे पहले जो कमीशन था जो बात करता है वो हमारा हंटर कमीशन, जिसको हम लोग इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द गोल ऑफ इंडिया विच डिस्क्राइब्स द इम्पॉर्टेंस एंड कोसिक्वेंसेस ऑफ मैकाले मिनट्स। द गोल ऑफ इंडिया के मुसन्निफ का नाम जो कि मैकाले मिनट की अहमियत और इसके नताइज को बयान करता है। यानी कि एक बुक लिखी गई थी भाई, उस बुक का नाम है द गोल ऑफ इंडिया। ये जो बुक लिखी गई थी इसके ऑथर का नेम बताना है हम लोगों को कि ये बुक किसने लिखी थी। इस बुक में जो है भाई हमारे पास जो मैकाले मिनट था या फिर जो मैकाले जो आया था, वो जब आया था तो उसकी क्या अहमियत है हमारे इंडिया के एजुकेशन में,
और उसके मैकेले के आने के बाद क्या जो नताइज पेश आए, जो रिजल्ट्स, जो कंक्लूजन्स निकल आए हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उस तमाम से रिलेटेड जो है भाई द गोल ऑफ इंडिया में जो है भाई मेंशन किया गया है। तो ये बुक किसके ज़रिए लिखी गई है हमको बताना है। क्या वो ए चार्ल्स वुड्स हो जाएंगे, या वो बी मैकेले मिनट्स हो जाएंगे, या फिर वो डी थॉमस मुनरो हो जाएंगे, या फिर डी ई एस हॉलैंड हो जाएंगे। चले बताने की कोशिश करिए कि ये बुक किसने लिखी थी, जिसमें हमारे मैकेले की टाइम पर जो भी तालीम थी उसकी अहमियत और उसके जो कंक्लूजन्स या उसके जो नताइज है उसको मेंशन किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलें बताने की कोशिश करिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ई एस हॉलैंड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी ई एस हॉलैंड। यानी कि जो ये बुक है द गोल ऑफ इंडिया, इसके लिखने वाले कौन है, हमारे ई एस हॉलैंड हैं। ये जो हमारे ई एस हॉलैंड है भाई, ये जो थे हमारे ब्रिटिश, जब हमारा तालीमी निज़ाम राइज था उस वक्त ये हिंदुस्तान आए थे और इन्होंने बहुत सारा क्या कहेंगे हम लोग सफ़र किया हमारे हिंदुस्तान में। उस दौरान इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द गोल ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने क्या किया, स्पेशली हमको भी पता है कि जो मैकेले मिनट है भाई उसका कितना बड़ा रोल है हमारे इंडियन एजुकेशन के लिए। जो हमारी तालीम है भाई, जो हिंदुस्तान में आज हम लोग जिसको क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे जो वेस्टर्न एजुकेशन है या फिर इंग्लिश एजुकेशन है जो इतना यहाँ पे तरक्की याफ्ता है, उसका जो फादर कहेंगे हम लोग उसको मैकेले ही कहेंगे। तो उसका जो रोल था हमारे एजुकेशन में, उसके बारे में जो है भाई इन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि जो मैकेले मिनट है उसकी क्या अहमियत है हमारे इंडियन एजुकेशन में, और साथ ही साथ उसके क्या नताइज निकल आए हैं। फिर आपको पता है ये जो हमारा मैकेले मिनट था उसकी मतलब उसके इरादात जो थे वो बहुत ही डिफरेंट थे। वो पूरे की पूरे क्या कहेंगे हम लोग इंडिया को अपने वेस्टर्न कल्चर में ढालना चाहता था। उसने बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी दिए थे, शायद आपको उसके स्टेटमेंट जो है भाई याद होंगे। वो चाहता था कि ऐसे लोग पैदा करना जो कि खून रंग नस्ल में तो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन उनका जहन और उनका मज़ा क्या होगा, टेस्ट वो अंग्रेज़ होगा। इस तरह के वो अपने क्या कहेंगे इरादे लेके हिंदुस्तान आया था। ओके ना, ये हो गया मैकेले मिनट के बारे में, बुक लिखी गई ई एस हॉलैंड ने। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये रहा, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल स्टैब्लिश्ड इन मद्रास सिटी विद द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। मद्रास शहर में यूनिवर्सिटी के नाम से पहला गवर्नमेंट हाई स्कूल किस साल कायम हुआ। ए 1826, बी 1841, सी 1832 और डी 1840। तो चले बताने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल की बात की जा रही है। ओके ना, पहला क्या कहेंगे हम लोग गवर्नमेंट या फिर सरकारी हाई स्कूल जो कि एक यूनिवर्सिटी के नाम से मद्रास में शुरू किया गया था, तो वो कब शुरू किया गया था हमको बताना है। तो बताने की कोशिश करिए। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे क्या कहेंगे पर्सपेक्टिव के लिए, और क्या कहेंगे जितने भी मैंने आज कमीशंस कवर किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी बनते ही बनते हैं। टीआरटी में भी क्वेश्चन इससे लास्ट टाइम बना था, आगे भी बनेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे पास क्या कहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1841। तो जो पहला गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है भाई बनाया गया था मद्रास में, वो कब बनाया गया था, तो 1841 ईस्वी में बनाया गया था। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो भाई इसको बनाने वाले कौन थे, तो इसको बनाने वाला जो था अभी जिसके हम ऑलरेडी इससे पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, हमारे एल्फिनस्टोन जो हमारे मुंबई में सर्वे किए थे ना वो स्कूल एजुकेशन, उनका ये मानना था कि वो एक आइडिया के साथ आए थे कि भाई एक ऐसा वो लोग उन्होंने सेंट्रल क्या कहेंगे इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे जिसमें दो तरह के कंपोनेंट्स हो। एक तो वहाँ पे हाई स्कूल भी हो जो कि इंग्लिश पढ़ाए, लिटरेचर पढ़ाए, रीजनल लैंग्वेज को पढ़ाए, इसके अलावा उसमें भी कॉलेज भी हो जो क्या कह रहे भाई हायर एजुकेशन जो है भाई वो प्रोवाइड करे। ये दो कंपोनेंट के साथ वो एक कॉमन क्या कहेंगे एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहते थे। उसके ही ज़माने में क्या किया गया भाई, हम लोग 1841 में जो है भाई एक स्कूल स्टैब्लिश किया गया हमारे मद्रास में। उसके बाद जो है भाई एक यूनिवर्सिटी कायम की गई 5 सितंबर 1857 को मद्रास में ही। ओके ना, ये यूनिवर्सिटी कायम की गई। उसके अलावा एक हाई स्कूल कायम किया गया 1841 में। ये जो हाई स्कूल था 1841 का, आगे जाकर जो है भाई ये जो क्या कहेंगे ये जो स्कूल था वो प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है बन गया। इंपॉर्टेंट है, क्या बना फिर वो जो हाई स्कूल खोला गया था 1841 में, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जो है भाई बाद में उभर आया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा, द इंडियन मेंबर ऑफ हंटर कमीशन वॉज। हंटर कमीशन का भारतीय रुकन था। चले बताने की कोशिश करिए। ए सर बुद्ध मुखर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी एस एम खादरी या फिर नन ऑफ दी अबो।
चले बताइए, हम देख चुके हैं कि हंटर कमीशन में पूरे कितने थे भाई, 20 मेंबर्स थे एक्सक्लूडिंग चेयरमैन। अगर हम चेयरमैन को ऐड कर देंगे तो 21 मेंबर्स हो जाएंगे। उनमें से जो 7 मेंबर्स थे स्पेशली वो हमारे इंडिया के ऐड किए गए थे। वो 7 मेंबर में से इसमें एक मेंबर है भाई जो हंटर कमीशन में मौजूद था हमारा एज ए इंडियन मेंबर, तो वो कौन सा है हमको बताना है। क्या वो सरबोध मुखर्जी थे 7 मेंबर्स में से, क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, या फिर एस एम खादरी थे, या फिर नन ऑफ द अबव इसका जवाब हो जाएगा। चले बताने की कोशिश करिए। हंटर कमीशन में जो 7 हिंदुस्तानियों को शामिल किया गया था उनमें से एक कौन से हैं। आपको 7 के भी नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता, किसी का भी नाम पूछ ले सकता, ऑड एंड आउट क्वेश्चन बन सकता। तो चले बताइए, जिस तरह अभी बना है तो आपको बताना है कौन सा जो इंडियन मेंबर है वो हमारे हंटर कमीशन में मौजूद था। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सरबोध मुखर्जी। जो हमारे सरबोध मुखर्जी है भाई वो हमारे हंटर कमीशन में एज ए इंडियन मेंबर के तौर पर शामिल थे। इनके अलावा 6 और लोग भी थे, वो कौन कौन से हैं, उन्होंने कौन है भाई। एक तो हो गए हमारे सरबोध मुखर्जी, दूसरे हो जाएंगे हमारे आनंद मोहन दास, तीसरे हो जाएंगे हमारे KT ताइलांग, चौथे हो जाएंगे हमारे सैयद महमूद, फोर्थ क्या कहेंगे हम लोग, 5th वन हो जाएंगे हमारे हाजी गुलाम, और हमारे 6th वन हो जाएंगे पी रामनाथ मुदलियार, हमारे मुदलियार कमीशन के जो थे ना उन्होंने, ठीक है ना। और 7वें हो जाएंगे हमारे जितेंद्र मोहन टैगोर। इम्पॉर्टेंट है ये 7 मेंबर्स जो थे वो हमारे हंटर कमीशन में मौजूद थे एज अ इंडियन मेंबर। पूरे 20 मेंबर्स की जो थी वो काउंसिल थी, उसमें से 7 मेंबर्स जो है इंडियन को शामिल किया गया था। सातों के नेम जो है आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है ना। आज का जो हमारा सेशन होता है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आगे कुछ और कमीशंस के साथ। ये चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ही नई है, तो एक बार में तो किसी को याद नहीं रहेंगी, बार बार पढ़ते रहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन काउंसिल से रिलेटेड। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जितना हो सकता मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उससे हट के आप लोग एक मरतबा डिटेल में देख लीजिए। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।